प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपन, डिस्प्रेशन ऑफ लाइट। इसमें हम लोग को प्रिज्म के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? प्रिज्म। देखिए, प्रिज्म त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार हर तरह का हो सकता है, लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है वह किस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है? सॉरी, किस प्रिज्म के बारे में पढ़ना है? त्रिभुजाकार प्रिज्म के बारे में। ठीक है, बताइएगा। इस प्रिज्म के बारे में पढ़ना हम लोग को। इस तरह का प्रिज्म है। ये बोर्ड पे 2D पिक्चर दिखाई दे रहा है। बोर्ड पे कितना है? 2D, लेकिन होता है 3D ना। तो बताइएगा, प्रिज्म में कुल सतह कितना होता है? 5। कुल सतह 5। अच्छा, आयताकार सतह कितना होता है? जिसमें आयताकार 3 और त्रिभुजाकार 2। क्लियर है? बताइए, एक प्रिज्म है, प्रिज्म में आयताकार सतह कितना होता है? 3 और त्रिभुजाकार सतह 2। क्लियर है ना बात को? कुल सतह कितना है? 5 है। चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। लिखिए। लिखा हुआ है। हेडिंग दीजिएगा पहले, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। चैप्टर का नाम है। हाँ, आइए। हेडिंग हो गया? प्रिज्म में हेडिंग लिखिएगा। उसके बाद चलो सब यहाँ ध्यान दो। देखिए तो यह प्रिज्म में क्या आकार का है? किसके आकार का है? प्रिज्म में क्या आकार का? देखो, इसमें सतह की संख्या गिनते हैं। 1 2 3 और एक इधर और एक इधर। कितना हो गया? 5 है। देखो तो यह किस आकार का है सतह? आयताकार। तो ऐसा ऐसा कितना है? 1 2 और 3। तो आयताकार सतह कितना हो गया? अच्छा, ये वाला किस आकार का लग रहा है? 1 और 1 2 हो गया। तो त्रिभुजाकार कितना है? 2। यही पूछेगा कि कुल सतह प्रिज्म में कितना होते हैं? तो 5। और जिसमें आयताकार कितना है? 3 और त्रिभुजाकार 2। तो नीचे डैश करके लिखो, प्रिज्म में कुल 5 सतह होते हैं। प्रिज्म में कुल 5 सतह होते हैं। कुल 5 सतह होते हैं। अगला डैश देकर लिखिएगा, प्रिज्म में आयताकार सतह की संख्या 3 होती है। प्रिज्म में आयताकार सतह की संख्या 3 होती है। 3 होती है। चलिए अगला लिखो, प्रिज्म में त्रिभुजाकार सतह की संख्या 2 होती है। प्रिज्म में त्रिभुजाकार सतह की संख्या 2 होती है। 2 होती है। दो होती है। हो गया? चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन है। 5 मार्क्स का है।
ठीक है। ये हम लोग को 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा, जो भी लिखवा रहे हैं ना 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा। और ये 2024 के लिए अच्छा क्वेश्चन है VVI। जितना भी लिखे कम है, बस यहाँ निगल लेना है और एग्जाम में जाकर उगल देना है, बात खत्म। 5 नंबर आ जाएगा। कितना नंबर आएगा? 5 नंबर का है तो कितना नंबर आएगा? क्वेश्चन लिखिएगा, प्रिज्म में सिद्ध करें कि म्यू बराबर साइन डेल्टा प्लस a/2 और बटा साइन a/2। म्यू बराबर डेल्टा प्लस a/2 और बटा साइन a/2 होता है। इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका से दे सकता है, या करके लिखिएगा नीचे, या प्रिज्म में सिद्ध करें कि डेल्टा बराबर a इंटू म्यू -1 होता है। a इंटू म्यू -1 होता है। क्लियर है? चलिए अब समझिएगा। एक प्रिज्म हम लोग लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू मानते हैं। प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना है? म्यू है। इसका कोण ए है, इसका कोण क्या है? ए है। एंगल जो बन रहा है वो कौन सा एंगल बन रहा है? ए एंगल बन रहा है। जब इधर से हम प्रकाश को भेजते हैं तो माध्यम चेंज हो रहा है। ये हवा है, यहाँ कांच मिल रहा है ना, तो माध्यम चेंज हो रहा है। तो इसके लिए हम एक क्या करते थे? अभिलंब। यहाँ देखिएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तो या तो अभिलंब की ओर मुड़ता है या तो अभिलंब से दूर होता है। यही होता है ना? कब? जब प्रकाश माध्यम चेंज करता है, तब अपवर्तन की घटना के कारण। यहाँ भी वही वाला बात हो रहा है कि यहाँ जब प्रकाश भेज रहे हैं तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रकाश जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? उसका प्रकाश का वेग प्रकाश का पथ चेंज हो जाएगा ना। यदि बीच में प्रिज्म नहीं मिलता तो इसका मेन रास्ता यही वाला होता है। मेन रास्ता यही वाला होता है ना। लेकिन इसमें मिल गया है क्या चीज? दूसरा माध्यम मिल गया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे? एक अभिलंब खींचते थे और इधर की ओर प्रकाश भेज दिए। मोड़ दिया ना प्रकाश, इधर भेज दिया। हाँ, एक बात और ध्यान देना है कि प्रिज्म में जो प्रकाश है हमेशा किसकी ओर मुड़ता है? आधार की ओर। जो प्रिज्म है प्रकाश को किधर मोड़ता है? आधार की ओर। ये भी लिख लीजिएगा वहां पे, ठीक है, लास्ट में लिखा देंगे। बताइए, जब यह प्रकाश यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इधर मोड़ दिया, किधर मोड़ा है? आधार की ओर। फिर यहाँ माध्यम चेंज हो रहा है तो फिर यहाँ पे एक अभिलंब खींचेंगे, फिर किधर मुड़ेगा? आधार की ओर के ऊपर? आधार की ओर। किधर मुड़ेगा? आधार की ओर। ये वाला देखिएगा, इसका मेन रास्ता ये वाला जा रहा है। यही ना हो जाएगा। अब ये बताते हैं ये डेल्टा क्या होता है। डेल्टा को हम लोग विचलन कहते हैं। डेल्टा को क्या कहते हैं? विचलन मतलब कि अपने मूल रास्ता से कितना कोण पर विचलित हुआ है। जा रहा था यहाँ और हो कहाँ गया है? यहाँ। तो यह कितना का कोण बना है? यह कितना का दोनों के बीच का कोण बना है, इसी को हम लोग डेल्टा कहते हैं। क्लियर है? कितना कोण से जा रहा था और कितना पर विचलित हुआ है, यही हम लोग विचलन को डेल्टा से लेते हैं। ये बात सबको समझ आया? चलिए, ये मान लेते हैं कि I1 है। यह क्या है? I1। और यह कितना कोण से विचलित हुआ है? तो डेल्टा 1 से। नीचे इसका अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा? R1। और इधर कितना हो जाएगा? R2। तो ये वाला क्या हो जाएगा? I2। और यह क्या हो जाएगा? डेल्टा 2। क्लियर है? फिगर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, तो इसका नाम देते हैं। ये यहाँ पे ये दे दिया है तो यहाँ पे क्या देते हैं? B। यहाँ पे और नीचे इस बिंदु को D मान लेते हैं और इसको E मान लेते हैं। कोई दिक्कत?
हम लोग चलते हैं सबसे पहले त्रिभुज BCD में, BCD में। चलिए त्रिभुज BCD में देखिए तो R1 प्लस R2 प्लस D बराबर 180 डिग्री होगा। यह त्रिभुज बन रहा है ना। R1 प्लस R2 प्लस D बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो R1 प्लस R2 प्लस D बराबर 180 डिग्री। D कौन ही है, ये समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिएगा एक हम लोग चतुर्भुज लेते हैं ABC और D, या फिर ABDC है ना चतुर्भुज चार तरह का। आगे चलते हैं चतुर्भुज ABC और D में बताइएगा चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री। तो A प्लस B प्लस D प्लस C बराबर 360। A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर 360 है। देखिए ये हम लोग कौन पता है, नहीं पता है, तो ये लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे B कितना डिग्री कौन बन रहा है, अभिलंब दिए हैं तो 90 डिग्री का होता है ना, तो 90 डिग्री। C भी 90 डिग्री होगा, अभिलंब पड़ा है। और D पता है तो बराबर 360। बताइएगा A प्लस D प्लस 180 अब बराबर 360। तो A प्लस D बराबर 360, प्लस में इधर आएगा तो 180। तो A प्लस D बराबर 360 में से 180 जाएगा तो 180। समीकरण 2 मान सकते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 का RHS बराबर है तो LHS बराबर कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो बताइएगा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से बताइएगा समीकरण 1 क्या है, R1 प्लस R2 प्लस D बराबर A प्लस D, दोनों का LHS बराबर कर सकते हैं ना। तो D से D क्या हो जाएगा, तो बताइएगा A बराबर R1 प्लस R2। ये समझ में आया सबको। चलिए इसका अगला देखते हैं हम लोग। न्यूनतम विचलन के लिए, न्यूनतम विचलन के लिए, न्यूनतम विचलन के लिए हम लोग को R1 बराबर R2 बराबर, R1 और R2 आपस में क्या होगा, बराबर। न्यूनतम विचलन में क्या होता है, R1 बराबर R2। तो ये दोनों आपस में बराबर है तो इसका एक अलग नाम दे सकते हैं यार। R बराबर R1 भी है और R बराबर R2 भी है, और यही वाला बात यहाँ पे रखते हैं। तो बताइएगा A बराबर R1 प्लस R2 है, तो A बराबर R1 कितना है R, और R2 भी कितना है, तो A बराबर, तो R बराबर A बटा, ये हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्या चीज, विचलन कोण के लिए। किसके लिए, विचलन कोण के लिए। देखिए हम लोग का टोटल विचलन कितना हो रहा है, डेल्टा। तो ये दोनों कोण को दोनों कितना हो रहा है उतना बराबर ही ना होगा। जैसे दोनों का जोड़ेंगे तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 दोनों का बराबर होगा। तो बताइएगा डेल्टा बराबर, ये डेल्टा का फार्मूला क्या होता है, I1 माइनस R1। 1 के लिए 1 चलते हैं, ब्रैकेट बंद, प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, I2 माइनस R2। तो बताइएगा डेल्टा बराबर लिख सकते हैं I1 और प्लस में I1 प्लस I2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस R1 माइनस माइनस कॉमन, ये हो जाएगा ना। चलिए ये दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, माइनस। तो डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस कॉमन क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस, देखिए तो R1 प्लस R2 को क्या कहते हैं, ए लिख सकते हैं। चलिए
ये माइनस में इधर आएगा प्लस में तो I1 प्लस I2 बराबर डेल्टा प्लस ए डेल्टा प्लस ए। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, बताइएगा न्यूनतम विचलन के लिए क्या हो जाएगा? न्यूनतम विचलन के लिए I1 बराबर I2 दोनों बराबर है तो इसको I कह सकते हैं, बस यहाँ पे रखिएगा। तो I प्लस I हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। नहीं, पहले लिख देते हैं I1 प्लस I2 डेल्टा प्लस ए, I1 की जगह पर I और प्लस I2 की जगह पर I बराबर डेल्टा प्लस ए I बराबर डेल्टा प्लस ए तो I बराबर डेल्टा प्लस ए बटा 2। हो गया हाँ स्नेल के नियम से। बताइए म्यू बराबर क्या हो जाएगा? साइन आई बटा साइन आर। म्यू बराबर साइन आई का हम लोग मान कितना निकाले हैं? डेल्टा प्लस ए बटा 2 और बटा साइन आर। आर का मान हम लोग कहाँ निकाले थे? यहाँ देखो ए बटा यही लाना था। यदि पहला क्वेश्चन लिखेगा तो हम लोग को यहीं पे लाके छोड़ देना है। यदि आगे कहता है तो हम लोग एक बात हम लोग को सिर्फ सीखना है बस कि डेल्टा प्लस ए बटा 2 या और ए बटा 2 का मान बहुत कम होने पर साइन हम लोग हटा भी सकते हैं। साइन ये कर सकते हैं अगर साइन कहीं नहीं है और डेल्टा एंगल का मान बहुत कम होता है तो वहां पे साइन जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, दोनों को हम लोग हटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। तो बताइएगा बहुत कम है तो हटा सकते हैं साइन का मान। तो बताइए म्यू बराबर क्या बचेगा? डेल्टा प्लस ए बटा 2 और बटा ए बटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो म्यू गुना ए बराबर डेल्टा प्लस ए। तो यहाँ से डेल्टा बराबर होगा म्यू ए माइनस ए, प्लस में इधर जाएगा तो डेल्टा बराबर क्या बचेगा? म्यू ए माइनस। तो डेल्टा बराबर यहाँ दोनों में से कॉमन क्या होगा? म्यू माइनस। अगर अगला क्वेश्चन लिखेगा कि डेल्टा बराबर सिद्ध करें तो हम लोग को यहाँ तक आना पड़ेगा। क्लियर है? एक बार लास्ट समझिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ से प्रकाश भेजते हैं तो माध्यम चेंज हो रहा था, आधार की ओर मोड़ दिया प्रिज्म में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ भी माध्यम चेंज हो रहा था, फिर आधार की ओर प्रकाश को मोड़ दिया। यह कितना कितना कोण बना जो हो गया क्लियर। सबसे पहले हम लोग किसमें चलते हैं? त्रिभुज BCD में। R1 प्लस R2 प्लस D बराबर 180। R1 प्लस R2 प्लस D बराबर 80 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री। अगला चतुर्भुज में चलते हैं ABCD। एक चतुर्भुज बन रहा है ना, हाँ ये वाला देखो ABCD क्लियर है? बताइएगा तो चारों कोनों योगफल कितना होता है? 160 डिग्री। तो A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर 360 डिग्री। ए हम लोग को नहीं पता है तो ए लिख दिए हैं। B यहाँ पे हम लोग अभिलंब डाले हैं तो कितना डिग्री पर अभिलंब पड़ता है? 90 डिग्री। तो इस और C के पास भी अभिलंब है तो दोनों 90 हो जाएगा। प्लस D भी नहीं मालूम है तो हम लोग लिख दिए हैं। दोनों को जोड़े तो A प्लस D प्लस 180 बराबर 360। A प्लस D बराबर 360 माइनस प्लस है तो इधर जाएगा तो A प्लस D बराबर। देखो तो दोनों समीकरण का पहला समीकरण कहाँ है? यहाँ। और दूसरा समीकरण दोनों का RHS बराबर है ना, तो LHS बराबर कर सकते हैं। तो R1 प्लस R2 प्लस D अब बराबर में A प्लस D। तो D से D क्या हो जाएगा? कैंसिल। A बराबर R1 प्लस R2। क्लियर है? न्यूनतम विचलन के लिए तुम लोग को भगा देंगे, फिर दोबारा क्लास में नहीं आना है। एक बार भगा देंगे ना, दोबारा क्लास में नहीं आना है। नहीं तो चुपचाप शांति से रहो, ज्यादा तेज है चल जाओ क्लास से। बताइएगा A बराबर R1 प्लस R2 न्यूनतम विचलन के लिए। न्यूनतम विचलन कहने का मतलब कि सबसे कम विचलन कितना पर होता है। तो सबसे कम विचलन के लिए R1 प्लस
R1 और R2 आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। दोनों आपस में बराबर है तो इसका एक नाम दे सकते हैं कि R1 बराबर भी R और R2 बराबर भी R। तो बताइएगा A बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2। यहाँ से, तो A बराबर R1 के जगह पर क्या ले सकते हैं, और R2 की जगह पर भी R। तो A बराबर क्या हो जाएगा, तो R बराबर A/2। तो बता अगला चलते हैं विचलन कोण के लिए। जो कुल विचलन हुआ है दोनों विचलन के योगफल के बराबर ही होगा ना। यहाँ से कितना विचलित हुआ है और अगला से कितना विचलित हुआ है, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल विचलन निकल जाएगा। तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा बराबर डेल्टा 1 का फॉर्मूला क्या हो गया, I1 माइनस होता है डेल्टा बराबर I माइनस R। 1 है तो हम लोग 1 लगा दिए हैं, प्लस इसका फॉर्मूला लिख दिए हैं, दोनों को एक जगह कर दिए I के साथ। तो डेल्टा बराबर I1 प्लस I2। माइनस में R1 है और माइनस में R2 है, ये दोनों में से क्या कॉमन लिए हैं, माइनस। तो R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 को हम लोग क्या कहते हैं, A। तो इसके जगह पर क्या ले सकते हैं, A। तो डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस A। तो I1 प्लस I2 बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस A माइनस में इधर जाएगा तो प्लस। क्लियर है ना। न्यूनतम विचलन के लिए देखो यहाँ भी न्यूनतम था, यहाँ भी न्यूनतम आ रहा है, तो I1 और I2 दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो इसका नाम दे सकते हैं I। तो जहाँ I1 वहाँ I रखेंगे और जहाँ I2 भी है वहाँ क्या रखेंगे, I ही रखेंगे। तो I प्लस I बराबर डेल्टा प्लस I बराबर क्या हो जाएगा, 2I। तो डेल्टा प्लस A, I बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस A बटा। स्नेल के नियम से क्या होता है, म्यू बराबर साइन I बटा, पढ़े थे ना हम लोग। तो बताइएगा म्यू बराबर साइन I का मान निकाले हैं उतना रख दिए टांग कर, फिर R का मान वहां से भी टांग के ले आए, कहाँ था, यहाँ से टांग के मान ले आए। कोई देखा थे, पहला क्वेश्चन लिखाए थे वहां तक पूछेगा अपवर्तनांक तो इतना ही लिखेंगे। यदि कहता है कि नहीं डेल्टा बराबर निकालें तो डेल्टा प्लस A/2 और A/2 का मान बहुत कम होने पर साइन हटा भी सकते हैं और साइन लगा भी सकते हैं। हाँ, जहाँ 10 की आवश्यकता होता है वहाँ 10 भी लगाते हैं कभी कभी और 10 हटाते भी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या हटाना है, साइन। तो डेल्टा प्लस A/2 और A/2 साइन हटा दिए तो निकल गया इतना। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तिरछा तिरछी गुना करो तो म्यू गुने बराबर डेल्टा प्लस प्लस में है, इधर जाएगा तो डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा, A। तो डेल्टा बराबर दोनों में से कॉमन क्या ले लिए, म्यू माइनस, इतना ही लाना था ना। चलिए इसको उतारिए। चलिए यहाँ पे लिखिएगा हेडिंग, प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू बराबर साइन डेल्टा प्लस A/2 अब बटा साइन A/2। अगला है प्रिज्म का विचलन डेल्टा बराबर A इंटू म्यू माइनस 1। हो गया। चलिए इसको लिखिए, न्यूमेरिकल लिखिएगा। एक प्रिज्म, हम लोग साथ में न्यूमेरिकल करते चलेंगे। एक प्रिज्म समबाहु त्रिभुज के आकार का है, समबाहु त्रिभुज के आकार का है। समबाहु त्रिभुज के आकार का है और इसका विचलन कोण 30 डिग्री है और इसका विचलन कोण 30 डिग्री है। तो प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करें। तो प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करें। प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करें। चलिए यहां ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या कहा है कि प्रिज्म किस आकार का है, समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होता है और तीनों कोण भी क्या होता है, बराबर। टोटल 180 डिग्री को 3 भाग में बांटेंगे तो कितना कितना हो जाएगा, 60। तो बताइएगा हमारा A बराबर कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। समझा यार,
तो यहाँ पे ये लिखे थे हम लोग 60 डिग्री। चलिए इसका विचलन कोण कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। विचलन कोण किसे लिखते हैं? डेल्टा से डेल्टा बराबर 30 डिग्री। न्यूमेरिकल बनाने का एक ही मंत्र है कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको बाहर निकालिए, डाटा कलेक्ट कीजिएगा, तभी फार्मूला में बन सकता है। और पूछ क्या रहा है? अपवर्तनांक ज्ञात करें, तो अपवर्तनांक किसे लिखते हैं? म्यू से। म्यू का फार्मूला देखिए यहाँ पे है, बोलिए क्या हो जाएगा? साइन डेल्टा प्लस ए बटा अब बटा साइन बटा 2। म्यू बराबर साइन डेल्टा का मान कितना है? 30। अब प्लस ए का मान 60 बटा 2। अब बटा साइन ए बराबर कितना है? 60 बटा 2। 2 से कितने बार में कटेगा? 30 बार में। तो क्या हो जाएगा? म्यू बराबर दोनों जुटेगा ना? हाँ, साइन 90 बटा 2 90 बटा अब बटा साइन 30 कटेगा तो 30 हो जाएगा ना? 2 से कितने बार में? 45 बार में। म्यू बराबर साइन 45 बटा साइन 30। साइन 45 बटा साइन साइन 45 के मान 1/√2 और साइन 30 के मान 1/2। तो म्यू बराबर 1/√2 और ऊपर में क्या जाएगा? 2। √2 से 2 कितने बार में? 2 बार। म्यू बराबर √2। ये समझ में आया ऐसा कैसे हुआ? जो क्योंकि दोनों गुना करेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए जो कटता है। चलिए क्लियर है कि एक और? क्लियर है? एक और? चलो अच्छा बात है। कहता है कि एक प्रिज्म है जो समबाहु त्रिभुज के आकार का है, तो उसका कोण कितना बनेगा? 60 डिग्री। इसका विचलन कोण कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री दिया हुआ है। तो कह रहा है कि अपवर्तनांक ज्ञात करें। अपवर्तनांक का फॉर्मूला है और जहां जहां इसका मान दिया हुआ सब टांग के लाके बैठाना रहता है। डेल्टा बराबर 30 है, ए बराबर 60 है, बटा में 2 है, ए बराबर 60 है, बस काट दिए हैं, जोड़ के काट दिए हैं, उसके बाद फॉर्मूला लिख दिए हैं, उसके बाद इसका मान लिख दिए हैं। क्लियर है? चलिए इसको उतारिए। घर पे पंखा चालू रहता है, आराम से सोइएगा। बुझाता है कितना पड़ता है। ऐसा मान के चलो कि हमारे यहाँ लाइन नहीं है, गलती से है ही नहीं, गलती से चल रहा है। हमारा मंत्र से चल रहा है। आपका सूर्य से जोड़ा हुआ है। बंद कर दें। हाँ? रहने दो ना, क्या दिक्कत है? क्लास जिंदा रहना चाहिए, मर्दा नहीं। नहीं हमको ऐसा बनाना ही नहीं। ले जाओ। हो गया? अगला क्वेश्चन लिखेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, जब आज एक बार पढ़ना 100/100%। मैं 500%। 100% समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। एक प्रिज्म का कोण 4 डिग्री है। एक प्रिज्म का कोण 4 डिग्री है और इसका अपवर्तनांक 1.5 है और इसका अपवर्तनांक 1.5 है। तो प्रिज्म के विचलन कोण का मान ज्ञात करें। 5 है। तो प्रिज्म के विचलन कोण का मान ज्ञात करें। प्रिज्म के विचलन कोण का मान ज्ञात करें। बनेगा? हाँ। बनाइए। जो पहले दिया हुआ उसको बाहर निकालना सीखिए। क्या क्या दिया हुआ है? प्रिज्म के कोण को हम लोग ए से सूचित करते हैं। तो ए बराबर क्या दिया हुआ है? 2 डिग्री नहीं, कितना दिए हैं? 4 डिग्री। तो ए बराबर लिखिएगा 4 डिग्री।
ध्यान दीजिए, प्रिज्म का कोण कितना डिग्री है? तो ए बराबर 4 डिग्री, और इसका अपवर्तनांक कितना दे दिया है? तो अपवर्तनांक को म्यू से लिखते हैं, म्यू बराबर 1.5, और कह रहा है कि इसका विचलन कोण कितना होगा, तो डेल्टा बराबर पूछ रहा है ना, तो बताइएगा डेल्टा बराबर फार्मूला क्या होता है? A into mu minus 1 तो डेल्टा बराबर ए बराबर कितना है? 4 1.5 माइनस, 1 तो डेल्टा बराबर 4 गुने घट के 0 क्या आ जाएगा? 5, तो डेल्टा बराबर 4 गुने 5 बटा 10 2, 5 दूनी 10 5 दूनी 10 और 2 दूनी 8 दूनी 4 वैसे होता 4 गुने 5 बटा 10 5 दूनी 10 2 दूनी 4 यानी डेल्टा बराबर कितना डिग्री हो गया? 2 2 कोण हो गया। क्लियर है? हाँ चलिए, डिग्री लिखा था हो गया ना? बना लेंगे कैसे। इधर दिया निकलता है। आगे क्वेश्चन लिखिएगा, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? यहाँ ध्यान दीजिए, वर्ण विक्षेपण देखो, जब प्रिज्म से, यह मान लेते हैं प्रिज्म है, जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारते हैं, जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो प्रिज्म के दूसरे तरफ 7 विभिन्न रंगों का एक वर्ण पट्टी का निर्माण होता है, जिसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इधर कितने पट्टी बनेगा? 7 जिसे वर्ण पट भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? वर्ण पट कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, एक ज्यादा हो रहा है। अब ये 7 वर्ण है, कौन कौन है? वर्ण मतलब रंग, ठीक है? रंग का एक पट्टी बनेगा जिसे वर्ण पट भी कहते हैं, ठीक है? ये 7 रंग कौन कौन बनेगा? पहले परिभाषा याद करो। जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो प्रिज्म के दूसरे तरफ विभिन्न 7 रंगों का एक पट्टी का निर्माण होता है, जिसे वर्ण पट कहते हैं, तथा इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या हो रहा? हाँ। जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो प्रिज्म के दूसरे तरफ 7 विभिन्न रंगों के एक पट्टी का निर्माण होता है, जिसे वर्णपट कहते हैं, और इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये 7 कलर कौन कौन है? तो हम लोग का एक है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, नारंगी, लाल, लाल। क्लियर है? कहेगा कि इसमें पूछेगा कि सबसे ज्यादा विचलन कोण किसका है? बैगनी। हाँ, हम लोग रट के नहीं याद किए होंगे 10वां में बैगनी है कि क्या है। अभी हम आप लोगों को बताते हैं। यदि प्रकाश विचलित नहीं होता तो इसका मेन रास्ता क्या है? ऊपर। ये वाला है। तो यहाँ से देखिएगा, प्रकाश यहाँ जा रहा है तो इसका एक कोण बन रहा है, मान लेते हैं लाल का है तो डेल्टा आर लिख देते हैं, रेड का यही ना है, और बैगनी नीचे है तो रेड डेल्टा भी लिख देते हैं, वायलेट का। दोनों में ज्यादा कौन है? भी या आर वाला? भी। अरे आर ज्यादा लग रहा है, नहीं, भी ज्यादा ना कौन है? तब विचलित कौन हुआ है ज्यादा? बैगनी। और सबसे कम विचलित कौन हुआ है? लाल। लाल। क्लियर है? पूछेगा कि प्रिज्म में सबसे ज्यादा विचलन कौन किसका होता है? बैगनी का। और सबसे कम लाल का। समझाएगा पूरा बात है। चलो अब याद करना है पूरा कलर कैसे हमें याद करना है। इसको शॉर्ट में कहते हैं बैजानी हापीनाला। इसका ट्रिक क्या है? बैजानी हापीनाला। बैजानी हापीनाला। हो गया? हाँ। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। क्या है इसका याद करने का ट्रिक? बैजानी हापीनाला।
क्या है? बेजानी हैप्पी नाला। या यदि इंग्लिश में याद करना चाहते हैं तो विवग्योर, VIVGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अरे समझ में? विवग्योर या फिर बैजानी हैप्पी नाला। क्लियर है? लास्ट टाइम परिभाषा सुना रहे हैं। जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो प्रिज्म के दूसरे तरफ विभिन्न 7 रंगों के एक पट्टी का निर्माण होता है जिसे वर्णपट कहते हैं, और इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्लियर है? चलिए, और इसको 7 कलर कौन कौन है? बैजानी हैप्पी नाला। क्लियर है? लिखो, आंसर लिखिएगा। जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो कहा तुम लोग का बुद्धि भटक रहा है। श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो प्रिज्म के दूसरे तरफ प्रिज्म के दूसरे तरफ 7 विभिन्न रंगों के एक पट्टी का निर्माण होता है। 7 विभिन्न रंगों का एक पट्टी का निर्माण होता है जिसे वर्णपट कहते हैं। पट्टी का निर्माण होता है जिसे वर्णपट कहते हैं। और इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। फिगर बना लीजिएगा। अगला हम लोग का टॉपिक है प्रिज्म में कुल विचलन। कुल विचलन हम लोग का इसमें कितना होगा तो बताइएगा। सबसे ज्यादा किसका विचलन हुआ था? डेल्टा V का। और उसके बाद सबसे कम किसका हुआ था? डेल्टा R का। तो हम लोग लिख सकते हैं थीटा बराबर डेल्टा V माइनस डेल्टा R, क्योंकि ज्यादा में से कम घटाएंगे ना, तो डेल्टा V माइनस डेल्टा R। तो थीटा बराबर डेल्टा का फॉर्मूला हम लोग क्या निकाले थे? देखो, डेल्टा बराबर A इंटू म्यू माइनस, अरे डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा? A इंटू म्यू माइनस 1। तो बताइएगा डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा? A इंटू म्यू भी माइनस 1, और इधर क्या हो जाएगा? माइनस A इंटू म्यू आर माइनस 1। कोई दिक्कत? चलिए, थीटा बराबर A, दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा? तो म्यू भी माइनस 1, और यहाँ पे बचेगा क्या चीज? माइनस म्यू आर माइनस 1। कोई दिक्कत? नहीं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। थीटा बराबर A इंटू, अब माइनस में गुना करते हैं अंदर में, तो म्यू भी माइनस 1 माइनस गुना करो माइनस म्यू आर, और माइनस माइनस प्लस 1 कट जाएगा। थीटा बराबर क्या बचेगा? A इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर। कोई दिक्कत? बताइएगा कुल विचलन हम लोग कितना आ गया? थीटा बराबर A इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्षमता। अभी कोई नहीं लिखेगा। वर्ण विक्षेपण क्षमता। देखिएगा, वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम लोग म्यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? म्यू से, सॉरी ओमेगा से। वर्ण विक्षेपण क्षमता किससे लिखते हैं? ओमेगा से। ओमेगा बराबर क्या होता है? थीटा बटा
ओमेगा बराबर थीटा बटा डेल्टा इसका परिभाषा सुनिएगा वर्ण विक्षेपण क्षमता का। थीटा बराबर क्या होता है? कुल वर्ण विक्षेपण। कुल वर्ण विक्षेपण ना। हाँ प्रिज्म में कुल वर्ण विक्षेपण और कुल विचलन के अनुसार। सॉरी प्रिज्म में कुल वर्ण विक्षेपण, तो कुल वर्ण विक्षेपण और डेल्टा बराबर क्या होता है? कुल विचलन विचलन कुल विचलन। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? वर्ण विक्षेपण क्षमता बराबर प्रिज्म में कुल वर्ण विक्षेपण और कुल विचलन के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। कुल वर्ण विक्षेपण अब बटा कुल विचलन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? थीटा, और इसको लेम्डा डेल्टा। यही हम लोग को है। इसका परिभाषा सुनिएगा वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं? कुल वर्ण विक्षेपण बटा कुल विचलन। इसको परिभाषा कैसे लिखना है? वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं का? कुल वर्ण विक्षेपण और कुल विचलन के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। कुल वर्ण विक्षेपण और कुल विचलन के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे लेते हैं? ओमेगा से। किसे लेते हैं? ओमेगा से। ओमेगा बराबर थीटा बटा डेल्टा। डेल्टा। तो यहाँ पे हम यहाँ से हम लिख सकते हैं ओमेगा बराबर थीटा का फॉर्मूला भी देखो निकाले हैं, ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर। अब बटा डेल्टा बराबर क्या होता है? ए इंटू म्यू माइनस 1 कट जाएगा। ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? म्यू भी माइनस म्यू आर। अब बटा म्यू माइनस 1। क्लियर है? एक बार लास्ट सुनिएगा। वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं? कुल वर्ण विक्षेपण और कुल विचलन के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता को ओमेगा से सूचित करते हैं। ओमेगा बराबर थीटा बटा डेल्टा। तो ओमेगा बराबर थीटा का मान हम लोग क्या निकाले हैं? ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर, और डेल्टा का मान ए इंटू म्यू माइनस 1। ए से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो क्या बचेगा? ओमेगा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू माइनस 1। क्लियर है? चलिए इसको उतारिएगा। इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद इसका क्वेश्चन लिखना होगा। ऐसा कीजिए, रुकिए अभी, इसके लिए जगह छोड़ दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन लिखिए। जितना आएगा उतना जगह छोड़ दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन लिखिएगा। 2 2 4 5 लाइन छोड़ दीजिए। क्वेश्चन लिखे तो वर्ण विक्षेपण क्षमता लिखे डैश। वर्ण विक्षेपण क्षमता वर्ण विक्षेपण क्षमता लिखो आंसर। कुल वर्ण विक्षेपण और कुल विचलन के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके इसे ओमेगा से सूचित करते हैं। W को दोनों तरफ से घुमा दीजिएगा, ओमेगा। इसे ओमेगा से सूचित करते हैं। उसके बाद दोनों उतार लीजिए, जहाँ पे जगह छोड़े थे ये वाला, उसके बाद ये वाला।
आओ इधर पूरा जगह खाली है। तुमको बोल रहे हैं हम चले जाएंगे। तुमको गर्मी लग रहा है। चालू करिए। फिर पंखा चालू करके आदत वाला लग जाएगा। अभी तो आवाज भी कट जाएगा कुछ ये वाला ना बातें का है ना कर देते हैं बंद। चलिए अब इसको देखिए प्रिज्म में हेडिंग दीजिएगा। प्रिज्म पूरा फार्मूला हम एक जगह लिख रहे हैं, ठीक है। प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या होता है? म्यू बराबर साइन डेल्टा प्लस ए बटा 2 और बटा साइन ए बटा 2। दूसरा इसका विचलन कितना हो जाएगा? डेल्टा बराबर ए इंटू म्यू माइनस 1। वर्ण विक्षेपण इसका कितना हो जाएगा? थीटा बराबर म्यू इंटू डेल्टा भी माइनस ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर। चौथा वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर ओमेगा बराबर ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू माइनस 1। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग समझते हैं इस बात। ये चारों पॉइंट क्लियर है ना? देखिएगा सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है? बैगनी रंग का। बैगनी का। और कम किसका होता है? लाल का। आगे ध्यान देते हैं सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तरंगदैर्घ्य लाल का। लाल का। और ये कम किसका हो जाएगा? बैगनी का। क्लियर है? सबसे ज्यादा विचलन बैगनी का, सबसे कम विचलन लाल का, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का और कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का। क्लियर है ना? जो हम लोग को प्रकाश दिखाई देता है सब कुछ, इसका होता है 4000 एंगस्ट्रम से 4000 से 7500 एंगस्ट्रम के बीच में। यानी जो हम लोग को दिखाई देगा उसका तरंगदैर्घ्य कितना होना चाहिए? कितना होता है? 4000 एंगस्ट्रम से 75 हाँ, तो 4000 से कम एंगस्ट्रम वाले प्रकाश को हम लोग कहते हैं परावैगनी परावैगनी तरंग या प्रकाश। और 7500 से अधिक वाला को क्या कहते हैं? अवरक्त। और जो हम लोग को यहाँ से यहाँ के बीच में मिलता है इसी को दृश्य तरंग कहते हैं। यही हम लोग देख पाते हैं। क्लियर है? 4000 एंगस्ट्रम से कम यदि हो जाएगा उसका तरंगदैर्घ्य तो देखेंगे, कम वाला को भी नहीं देखेंगे, 7500 से ज्यादा वाला को भी नहीं देखेंगे। हम लोग देखेंगे किसके बीच में? 4000 एंगस्ट्रम से 7500 एंगस्ट्रम के बीच में। क्लियर है? चलिए इसका अगला है प्रिज्म का सबसे मध्य रंग कौन सा होता है? पीला। देखो हम लोग को लिखना होता है कौन कौन कलर? लाल, बैगनी, हरा, यहाँ होता है पीला। लाल के बाद बैगनी आता था। बैगनी नीचे ना नारंगी पीला। अच्छा हाँ, फिर से लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगन। चलो ये समझो, यदि 3 नीचे छोड़ेंगे और 3 ऊपर छोड़ेंगे तो बीच में कौन मिलेगा? तो बताइएगा मध्य रंग कौन सा हो जाएगा?
हाँ, तो बीच वाला नहीं हम लोग को आंसर लेना है। इसका मध्य रंग हरा नहीं होता है, क्या होता है? पीला। पीला। ऐसा नहीं कि 3 इधर से गिन लेना और 3 ऊपर से गिन लेना, बीच में यही मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीला। पीला। अच्छा, पूछेगा सबसे सुग्राही कलर कौन सा है? पीला। सुग्राही कहने का मतलब कि हम लोग को देखने में अच्छा कौन सा लगता है? मतलब पीला। ज्यादा हम लोग क्या देखते हैं? पीला। देखने में अच्छा क्या लगता है? पीला। इसीलिए नाइट जो क्रिकेट टूर्नामेंट होता है उसमें जो बॉल कलर क्या लिया जाता है? पीला लिया जाता है। पीला लिया जाता है, ताकि रात में भी अच्छा से हम लोग को दिख सके। क्लियर है? एक लास्ट बार सुना देते हैं। इसका अपवर्तन, प्रिज्म का अपवर्तनांक होता है म्यू बराबर साइन डेल्टा बटा ए बटा 2। और विचलन कितना होता है? डेल्टा बराबर ए इंटू म्यू माइनस 1। वर्ण विक्षेपण कितना होता है? थीटा बराबर ए इंटू म्यू भी माइनस। और वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर अब बटा, एक सेकेंड, म्यू भी माइनस म्यू आर, म्यू भी माइनस और बटा म्यू माइनस 1। क्लियर है ना? आगे, सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है? बैगनी का। बैगनी का। और सबसे कम विचलन? लाल का। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य? बैगनी का। हम लोग जो प्रकाश देखते हैं उसका तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से, जिसे दृश्य तरंग कहते हैं। 4000 एंगस्ट्रॉम से कम वाले तरंग को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश को परावैगनी प्रकाश या परावैगनी तरंग। और 7500 एंगस्ट्रॉम से अधिक वाले तरंगदैर्घ्य को अवरक्त तरंग या अवरक्त प्रकाश कहते हैं। और सबसे मध्य रंग किसको, मध्य रंग किसको माना जाता है? और सबसे सुग्राही रंग? पीला को। क्लियर है? इतना लिख सकते हैं? लिखिए। इसके लिए जगह छोड़ दीजिएगा और यहां से लिखना शुरू कीजिए। हो गया? उसके लिए जगह छोड़ दीजिए, यहां से लिखना शुरू कीजिए। ठीक है। सबसे ज्यादा विचलन, सबसे ज्यादा विचलन बैगनी रंग का, सबसे ज्यादा विचलन बैगनी रंग का होता है। बैगनी रंग का होता है। तथा सबसे कम विचलन, तथा सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। लाल रंग का होता है। हो गया? अगला ऐसे लिखिएगा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य, डैश दे के लिखते जाइएगा आगे। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा ब्रैकेट में 7500 एंगस्ट्रॉम, 7500 एंगस्ट्रॉम होता है। तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य, तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का, बैगनी रंग का 4000 एंगस्ट्रॉम होता है। 4000 एंगस्ट्रॉम होता है। आगे डैश तक लिखिएगा। 4000 एंगस्ट्रॉम से, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच
के तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को, बीच के तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को दृश्य प्रकाश कहते हैं। दृश्य प्रकाश कहते हैं। दृश्य प्रकाश कहते हैं। आगे ऐसे लिखिएगा। 4000 एंगस्ट्रॉम से कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को, 4000 एंगस्ट्रॉम से कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को परावैगनी प्रकाश कहते हैं। परावैगनी प्रकाश कहते हैं। आगे ऐसे लिखिएगा। 7500 एंगस्ट्रॉम, 7500 एंगस्ट्रॉम से अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को, छूट नहीं ना रहा किसी का, 7500 एंगस्ट्रॉम से अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को अवरक्त प्रकाश कहते हैं। अवरक्त प्रकाश कहते हैं। अवरक्त प्रकाश कहते हैं। आगे लिखिएगा। मध्य रंग, मध्य रंग पीला रंग को कहते हैं। आगे लिखिएगा। सबसे सुगराही रंग पीला रंग होता है। सबसे सुगराही रंग पीला रंग का होता है। क्लियर है? इसके लिए जगह छोड़े थे, वहां उतार लीजिए। ओके। आगे देखिएगा। अगला है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। समझिएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? छोटे छोटे धूल कण के सहारे यदि प्रकाश गुजरता है तो उसके विभिन्न रंगों में बिखर जाने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ये समझिएगा। मान लेते हैं इतना बड़ा हम जगह लिए हैं, इसमें छोटे छोटे धूल कण है। यहाँ से प्रकाश को हम भेजते हैं। यहाँ से प्रकाश क्या करते हैं? भेजते हैं। हो सकता है किसी का तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, किसी का तरंगदैर्घ्य क्या है? कम है। किसी का तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, किसी का कम है। तो बताइएगा, जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा रहेगा, तरंगदैर्घ्य होता क्या है? तो दो श्रृंग के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य। इन दोनों के बीच जितना गैपिंग है यही तरंगदैर्घ्य है। इसका देखिएगा, यहाँ है, इसका यहाँ है, या फिर यहाँ है, यहाँ है। तो इसका ज्यादा है, नीचे वाला ज्यादा है, ऊपर वाला का। तो बताइएगा, इतना दूर में जब प्रकाश पार होता है तो कम किसको गुजरना पड़ रहा है? ऊपर वाला कि नीचे वाला? तो ये कम बिखरेगा। हाँ, ये एक ही डेग में पार हो गया। देखो कितना बड़ा डुबकी मार रहा है, समझ रहे हैं? तो इसको ज्यादा ना गुजरना पड़ेगा। यही होता है कि कोई कोई लंबा दूरी तक नहीं विचलित होता है, लंबा दूरी तक दिखा देता है, और कोई कोई है कि ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं देता है। इसीलिए हम लोग का इसका उदाहरण पढ़िएगा ना, समझ में आएगा। तो इसका उदाहरण से समझ में आएगा। देखो, खतरे का सिग्नल में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? लाल। खतरा का सिग्नल समझते हैं? कहाँ लगा रहता है? प्लेटफार्म पर सिग्नल होता है। सिग्नल नहीं होता है तुम लोग? हाँ, तो खतरे का सिग्नल, सिंगल नहीं,
बहुत सारा आदमी देखेगा स्टेशन में, बढ़िया सुनिएगा। तो सिंगलवा अभी नहीं हुआ है, सिंगलवा डबलवा नहीं होता है। क्या होता है? सिग्नल, संकेत, सिग्नल दिया जाता है। बताइएगा, तो खतरे का सिग्नल किस कलर का? लाल रंग का बनाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लंबा दूरी तक दिखाई देगा। धूल कण से अगर प्रकाश आ रहा है उसका तो हम लोग का कम ही बार में गुजरना पड़ेगा। लेकिन लगा दिए बैगनी, उन्हीं डुबकी मारते रह जाएगा, हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि कौन कलर वहां पे जल रहा है, ग्रीन है कि रेड, पता चलेगा नहीं। इसीलिए खतरे के सिग्नल में किस कलर का प्रयोग करते हैं? लाल रंग का प्रयोग करते हैं। चलो इसका परिभाषा समझिएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? छोटे छोटे धूल कण के सहारे प्रकाश यदि गुजारते हैं तो विभिन्न रंगों में बिखर जाती है। प्रकाश क्या होता है? विभिन्न रंगों में बिखर हाँ, प्रकाश बिखर जाती है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। छोटे छोटे धूल कण के सहारे प्रकाश जब यदि गुजारते हैं तो प्रकाश के बिखर जाने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाते हैं। अगला क्या है? तो आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है? किसके कारण? हाँ, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला। और आपसे क्वेश्चन करेगा कि अंतरिक्ष यात्रियों को आसमान कैसा दिखाई देता है? काला। लेकिन हम लोग नीचे से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? नीला। क्लियर है? तीसरा, सूर्य उगते और डूबते समय लाल दिखाई देता है। डूबते समय कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? देखिएगा, जब सूर्य उगता है तो पृथ्वी से ज्यादा दूरी पर होता है, जब डूबता भी उस टाइम भी पृथ्वी से ज्यादा दूरी पर होता है। तो प्रकाश, मान लेते हैं कि यहाँ पृथ्वी है, इधर उगने वाला सूर्य है, यहाँ उग रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है? डूबने वाला है। और बीच में जब आएगा तो दोपहर हो जाएगा। तो बताइएगा, इसकी दूरी, दोपहर की दूरी और शाम की दूरी, बताइए ज्यादा कौन है? सुबह शाम वाला ना। तो ज्यादा गुजरना पड़ेगा यहाँ धूल कण से प्रकाश इसका। जब दोपहर में होता है तो ज्यादा गुजरना पड़ेगा? नहीं। तो ज्यादा प्रकाश इसको गुजरना पड़ता है धूल कण से, इसीलिए इसका कलर कैसा दिखाई देने लगता है? लाल दिखाई देने लगता है। क्लियर है? तो सूर्य उगते और डूबते समय कैसा दिखाई देता है? लाल। और आसमान का रंग कैसा होता है? नीला दिखाई देता है। किसके कारण? और खतरे का सिग्नल किस कलर का बनाते हैं? लाल रंग का बनाते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है हम लोग को समझना है। रैले के वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है? रैले कहता है कि प्रकाश के तीव्रता, इंटेंसिटी, तीव्रता मतलब इंटेंसिटी, आई से लिखते हैं। प्रकाश का तीव्रता उसके तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती मतलब ऊपर के नीचे, पावर में चतुर्थ घात कह रहा तो पावर में 4। क्लियर है? रैले के अनुसार प्रकाश की तीव्रता उसके तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। उसके चतुर्थ घात के चतुर्थ घात कहने का मतलब कि तरंगदैर्घ्य के पावर में कितना? 4। यह कौन बताया है? रैले। समझा है बात? रैले कहते हैं कि प्रकाश के तीव्रता, इंटेंसिटी, उसके तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बराबर में नीचे रखना ना, व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती मतलब सीधा सीधा, और व्युत्क्रमानुपाती मतलब व्युत्क्रम उल्टा, नीचे रखेंगे। क्लियर है? चलिए एक लास्ट टाइम पूरा सुना रहे हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन, छोटे छोटे धूल कण के सहारे प्रकाश गुजरता है। प्रकाश बिखर जाने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश के बिखर जाने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन का क्या है? उदाहरण, खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है। हाँ, आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। जबकि अंतरिक्ष यात्रियों का आसमान कैसे दिखाई देता है? काला। अंतरिक्ष यात्रियों का काला। आगे है, सूर्य उगते और डूबते समय कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का दिखाई देता है। और इसका अगला क्या है कि रैले के अनुसार प्रकाश की तीव्रता उसके तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के
समानुपाती होता, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती होता है, नीचे है ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है? लिखिए प्रकाश के प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। छोटे छोटे आंसर में लिखिएगा, छोटे छोटे धूल कण के सहारे छोटे छोटे धूल कण के सहारे प्रकाश गुजारते हैं तो प्रकाश गुजारते हैं तो विभिन्न रंगों में बिखर जाने की घटना को विभिन्न रंगों में बिखर जाने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। हो गया? चलिए नीचे स्टार देकर डैश देकर लिखिएगा। हाँ, रैले के अनुसार प्रकाश की तीव्रता ब्रैकेट में आई, प्रकाश की तीव्रता उसके तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की तीव्रता उसको ब्रैकेट में आई कर देना, उसके तरंगदैर्घ्य ब्रैकेट में लैम्डा तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रम के बराबर होता है। चतुर्थ घात के व्युत्क्रम के बराबर होता है। बराबर होता है। ये वाला बताइएगा, आई बराबर 1/λ के पावर 4। हो गया? हाँ, हो गया। लिखिएगा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण। ओके। प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण। प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण। पहला, खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है। खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है। खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है। दूसरा, आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। तीसरा, सूर्य उगते और डूबते समय लाल दिखाई देता है। सूर्य उगते और डूबते समय लाल दिखाई देता है। हो गया? देखिए, ये हम लोग का प्रकीर्णन खत्म हो गया है।
इसका जो सेकंड पार्ट है वो यूट्यूब पे डाला हुआ है, इंद्रधनुष। ठीक है, जिसको जिसको छूट गया है वहां से अपना एक बार देख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए ठीक है। चैनल का नाम है लिख दीजिए। नायोबियम क्लासेज ऑफिशियल। ठीक है।